ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो yesterday's class we studied that how RNA of prokaryote and eukaryote differ from one another. We studied that prokaryote के अंदर एक सिंगल RNA मिलता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मिलता है। वही तीनों काम करता है, इनिशिएशन का, इलोंगेशन का एंड टर्मिनेशन का। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर उनके लिए तीन अलग अलग तरह के DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मिल रहे हैं, जो कि क्या नाम से tRNA, mRNA और rRNA बना रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी प्रोकैरियोट्स के अंदर। नो सूनर द RNA इज मेड इमीडिएटली इट स्टार्ट ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ में ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं, वहाँ पे कोई न्यूक्लियोप्लाज्म करके अलग से नहीं है। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे वो जो RNA बन रहा है उसको कोई प्रोसेसिंग भी नहीं करना है, उसमें कोई स्प्लिसिंग वाला कोई फैक्ट मिलता नहीं है। ठीक है, जबकि हम जान रहे हैं कि जो यूकैरियोट है उसमें जो RNA होता है वो कई बार जो होता है उसके अंदर इंट्रॉन्स मिल रहे होते हैं अलोंग विद एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है अपन को मिल रही थी किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर, विच आर नॉट देयर इन द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट RNA जैसे ही बनेगा वो इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकता है, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं हो रहा है। टुडे हम उसके आगे का पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो हम पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट में हमारा चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में इतनी जल्दी गायब हो जाता है क्या? तो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। ये वाला पैराग्राफ अपन को पढ़ना है ना। ये पढ़ लिया था अपन ने, दैट इन यूकैरियोट देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। पहला है दैट इज there are three type of RNA polymerases in nucleus eukaryotes के अंदर, in addition to the RNA polymerase found in the organelle. There is a clear cut division of labor, है ना। The RNA polymerase 1 जो है वो rRNA बनाएगा, RNA polymerase 2 जो है वो mRNA बनाएगा, और RNA polymerase 3 जो है वो जो है tRNA बनाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा है RNA polymerase 2 जो है वो, sorry, the RNA polymerase 3 is responsible for tRNA and RNA polymerase 2 जो है वो mRNA बनाएगा। तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दैट इज सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। हाउ दिस प्रोसेस दैट इज द स्प्लिसिंग टेक प्लेस। तो देखिए, द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। जो एक्सॉन्स है वो तो हमारे काम आ रहे हैं, लेकिन इंट्रॉन्स जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज सेगमेंट्स है, जिसको कि हम, या अनट्रांसक्राइब्स ट्रांसलेटेड सेगमेंट्स हैं इन द mRNA, जिसको कि काम में नहीं लेने हैं, है ना। एंड दे आर नॉन फंक्शनल। जो इंट्रॉन्स हैं वो नॉन फंक्शनल है, इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिसिंग। तो उसका क्या करना है, स्प्लिसिंग करना है, स्प्लिस ऑफ करना है, उसको तोड़ करके गिरा देना है, हटा देना है। ठीक है, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। सो जितने भी एक्सॉन्स है वो साथ साथ में जुड़ जाएंगे। से फॉर एग्जांपल ये हमारा HNRN है, और उसके अंदर ये जो रेड पोर्शन है वो सारे हमारे एक्सॉन्स हैं, और उसके अंदर ये वाले जो है इंट्रॉन्स लगे हुए हैं। तो इन इंट्रॉन्स को निकालना है। ठीक है, तो इंट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है। तो 5 एंड के अंदर जो है हमको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाना है। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम उसको लिखते हैं MG ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट जोड़ देते हैं उसके ऊपर, ये लग गया हमारे कौन से एंड के ऊपर, 5 एंड पे। ठीक है, और ये हमारे सेगमेंट्स हैं, एक्सॉन्स, और ये हो गया इसका 3 एंड। और वापस से वही बीच बीच में इंट्रॉन्स लगा देते हैं, ये इंट्रॉन्स है, ये इंट्रॉन है, और ये इंट्रॉन है। नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट होगा जब 3 एंड है उसके ऊपर 200 से लेकर के 300 रेसिड्यू ऑफ एडेनाइलेट लगेगा, ठीक है, एडिनाइलेट रेसिड्यू, तो उसको लगाना है 3 एंड के ऊपर। चलिए ये हमारा पेन अभी येलो ही है तो हम पहले इंट्रॉन्स बना देते हैं 1, 2 और 3, फिर हम इसका कलर चेंज करके एक्सॉन्स लगा देते हैं, ये एक्सॉन्स हैं, और यहाँ पे हम लगा देंगे पॉली एडिनाइल का कैप, ठीक है, ये ए लिख देता हूँ मैं, का कैप है, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ ही है Mg ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्या होगा जब ये दोनों लग जाएंगे तो ये अब ये इसका प्रोसेस के लिए तैयार हो गया ना। जैसे ये प्रोसेस के लिए तैयार होगा तो सबसे पहले जितने भी इसके इंट्रॉन्स है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे, the introns will fold like this, ठीक है, एंड एक्सॉन्स विल कम टुगेदर, एक्सॉन्स के दोनों एंड जो है वो पास आ जाएंगे, ये इस तरह से फोल्ड हो गया, ठीक है, एंड देन दीज विल बी शेड ऑफ, ये जो इंट्रॉन्स है वो शेड ऑफ हो जाएंगे एंड हमारा जो सारे के सारे एक्सॉन्स है वो साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आकर के कंटिन्यूस लेयर बना देंगे। यहाँ पे पॉलीएडाइलेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है, 200 से 400 से 300 यूनिट तक इसके हैं, और यहाँ पे हमारे पास में मिथेनाइल गुआनोसाइन है, ट्राइफॉस्फेट गुआनोसाइन, ठीक है, तो इस तरह से लगे हुए हैं। तो इस तरह से अब जो ये जो मैसेंजर आरएनए आप बनाए, नाउ इट इज मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए, जिसको कि हम काम में ले सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ से पढ़ देता हूँ एक बार, है ना, तो हमारे को सब समझ आ जाएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो 5 एंड है उसके ऊपर मिथानाइसिन ट्राइफॉस्फेट लगेगा, उसको हम कहते हैं कैपिंग, ठीक है। इन कैपिंग एंड एडिशनल अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप भी लग रहा है, ठीक है, तो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 एंड ऑफ द HNRNA। HNRNA किसको कह रहे हैं, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस का मतलब क्या है, ये होमोजीनियस होता तो एक जैसी चीजें होती है, इसके अंदर केवल केवल इंट्रॉन्स होते हैं या केवल केवल एक्सॉन होते हैं, केवल इंट्रॉन्स तो मिलेंगे नहीं, केवल एक्सॉन इसमें नहीं है, उसके बीच में इंट्रॉन्स मिल रहे हैं। और न्यूक्लियर क्या है, मतलब ये न्यूक्लियस में बन रहे हैं, ये क्लियर कट है, यूकैरियोट्स के अंदर ही होगा, यूकैरियोट के अंदर जो ये आरएनए बन रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं, और जब वो साइटोप्लाज्म में आएंगे तो वो मैच्योर्ड आरएनए हो जाते हैं। तो हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए इन टेलिंग, जो इसका टेल एंड है 3 एंड, तो उसको टेलिंग का, इन टेलिंग adenylate residue of 200 to 300 units are added at 3 end in the template independent manner, ठीक है। Now it is fully processed, it is the fully processed HNRNA now called mRNA। जब ये रेसिड्यूज निकल जाएंगे इसके किसके, इंट्रॉन्स के, तो उसके बाद वो फुल्ली प्रोसेस हो जाएगा, तब आप उसको mRNA कहेंगे। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक हम इसको HNRNA कहेंगे, ठीक है। HNRNA और mRNA के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा इससे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। The significance of such complexity is now beginning to be understood। अब धीरे धीरे हमको समझ आने लगा कि इसका क्या फायदा है, ठीक है, और क्या फायदा है या ये क्यों हो रहा है। तो द सिग्निफिकेंस, अब ये बुक हमको बताया तो नहीं है, केवल इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। The split gene arrangement represent probably the ancient feature of the genome। कि शुरू में जो जीनोम था वो एक्चुअली क्या, वो आरएनए का बना हुआ था। जब वो आरएनए का बना हुआ था तो उस एक ही आरएनए से आपको जो है कई कई तरह के छोटे छोटे आरएनए बनाने होते थे। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे थे कि उनको अलग अलग जगह से जोड़ के, भाई एक ही आरएनए हमारे पास पड़ा हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिंगल आरएनए, तो इसके नंबर को आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है तो एज ए होल पूरा का पूरा यूज करें, तो वो तो एक ही जगह एक ही आरएनए बन पाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करा है कि कुछ पीस यहाँ के ले लिए, कुछ पीस थोड़े आगे के ले लिए, कुछ पीस थोड़े आगे के ले लिए, इनको बढ़ा करके एक नया वैरायटी बना लिया। किसी और में यहाँ से लेके एक कुछ पीस ले लिए, यहाँ के कुछ पीस ले लिए, यहाँ के कुछ पीस ले लिए, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इससे बताऊं तो एक पूरे को अगर अपन एक आरएनए मान लेते हैं तो दूसरे केस के अंदर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एक पीस ले लिया, इसको छोड़ दिया,
फिर यहाँ की यहाँ ये वाला पीस ले लिया, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इस पीस को ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया एंड और किसी और केस के अंदर अपन क्या करेंगे और थोड़ा डिफर कर लेंगे उसको, जो इंट्रॉन्स हैं वो किसी और जगह के ले लेंगे वहां पे। से फॉर एग्जांपल हम इंट्रॉन सब यहाँ के ले लेते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर हमने इंट्रॉन जो है वहां के लेने की जगह यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, किसी में क्या ले लिए, तो एवरी टाइम देयर विल बी ए न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह से हुआ जैसे अगर ये कोई वर्ड है, कोई वर्ड हो, मान लीजिए अपने पास इंग्लिश में कोई सा भी वर्ड हो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये वर्ड लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वर्ड है INFORMATION। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे ये अपना अलग बन सकता है, ये अलग बन सकता है, MAT मैट अलग बन सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये इस R को यहाँ से ले लेते हैं और इसके साथ में जोड़ देते हैं तो राशन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको जो है किसी और के साथ में ले लेते हैं, ऐसे कोई वर्ड को आगे पीछे के मिला देते हैं, कई नए वर्ड बन जाते हैं। अपन खेलते हैं ना इस तरह के गेम, अपन खेलते हैं जहाँ पे एक ही वर्ड से अपन को नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने होते हैं। तो वही केस यहाँ पे चल रहा है, एक ही RNA उससे आपको नंबर ऑफ RNA बनाने, फंक्शनल RNA बना रहे हैं। तो ये तब हो रहा था तब RNA वाज द जेनेटिक मटेरियल, एंड सिंस RNA इज अ स्मॉलर, मच स्मॉलर देन द DNA, तो इट हैज lesser number of information if it is used in the direct stretch। तो इसलिए क्या किया, उसको छोटे छोटे स्ट्रेचेस को जोड़ जाड़ करके हमने जो है उसके नंबर बढ़ा लिए, है ना, ताकि वो मतलब वेरिएशन आ जाए। तो ये तरीका जो है लगाना पड़ा था। दिस इज शोइंग दैट एक्चुअली ये जो इस सिस्टम है वो ये बता रहा है कि किसी जमाने में RNA वाज अ जेनेटिक मटेरियल। तो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, ये पुरानेपन का एहसास करा रहा होता है ये। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड। ओके, अब तो क्योंकि हमारे पास DNA जेनेटिक मटेरियल है, हम एक DNA से कई सारे RNA बना सकते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे भी अभी भी स्प्लिसिंग अवेलेबल है, किसी किसी जगह पे अभी भी। और एक व्यू कुछ लोगों का ये भी है कि हो सकता है DNA किसी जमाने में पूरा का पूरा ही था और अच्छा ही था, सीक्वेंस में काम में आ रहा था, लेकिन ड्यू टू सम एरर उसके अंदर कुछ गलत नाइट्रोजन बेसिस आ गए। ठीक है, कोई गलत सीक्वेंस जुड़ गए यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो पोर्शन अब बनाएगा RNA, वो वाला पोर्शन जो है अब आपका इंट्रॉन बन गया। तो ये इंट्रॉन कुछ इस तरीके से आ गए। तो देर आर टू डिफरेंट व्यूज। हमारी बुक में ये वाला व्यू नहीं लिखा हुआ है, सेकंड जो मैंने आपको बताया, लेकिन इट इज ऑल्सो ए व्यू, इट इज ऑल्सो ए थॉट, है ना। सब कुछ लोग उसको इस तरह से भी मानते हैं, और ज्यादातर लोग इसको ये मानते हैं कि इट इज एन एंटिक्विटी और रेमिनेंस ऑफ द एंटिक्विटी। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RNA डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव अज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस। तो इससे हमको ये मालूम पड़ गया, कुछ अपन को ये आइडिया मिल गया कि किसी जमाने में RNA वाज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो दैट्स ऑल। वो तो हमारा हो गया, दैट इज RNA क्या है, टाइप्स ऑफ RNA क्या है, कैसे कैसे वो बनते हैं, है ना, और प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं और यूकैरियोट में क्या होते हैं और क्या उनका डिफरेंस है। दैट ऑल वी हैव डन। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, जेनेटिक कोड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, हमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा, और सेंट्रल डॉगमा में हमने क्या पढ़ा कि द जेनेटिक मटेरियल इज एक्चुअली DNA। ठीक है, और जब जेनेटिक मटेरियल DNA है, जेनेटिक मटेरियल DNA है, और काम उसको प्रोटीन से करना है। ठीक है, ज्यादातर एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम से कंट्रोल होती है, और एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस है। तो DNA जो कि डबल स्ट्रैंडेड था, उससे एक सिंगल स्ट्रैंडेड अमीनो एसिड का प्रोटीन कैसे बनता है, इस चीज को समझना था। ठीक है, हालांकि हमको बाद में मालूम पड़ा कि इन दोनों के बीच में एक नया टाइप का स्पीशीज मिल रहा है न्यूक्लिक एसिड का, उसको हम कहते हैं RNA। ठीक है, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, और क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसकी कॉपी हम प्रोटीन में कर सकते हैं। लेकिन थिंग इज नॉट सो इजी, थिंग्स आर नॉट सो इजी। व्हाई? देखिए, एक क्वेश्चन का तो जवाब आ गया कि DNA के दो स्ट्रैंड में से RNA का सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन कैसे बनेगा। तो ये बात हमको समझ आई कि दो स्ट्रैंड के DNA में से कोई एक ही स्ट्रैंड जो है वो RNA बनाने के काम आता है। एंड सिंस RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट कैन इजीली मेक सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA से सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन बनाया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी हमारे पास में ये है कि देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस,
4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन, थायमिन की जगह यूरेसिल है, साइटोसिन एंड ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। जबकि टोटल एमिनो एसिड्स कितने हैं? 20 एमिनो एसिड्स हैं, 20 एमिनो एसिड्स हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपके क्लास के अंदर 20 बच्चे हों, आपके पास में 20 स्टूडेंट्स हों, लेकिन आपके पास में केवल आपको उनको नाम देना है और आप उनको केवल, आपके पास केवल 4 नाम अवेलेबल है। कोई भी 4 नाम ले लीजिए, जस्ट फॉर द शॉर्ट नेम ले लेता हूँ, जैसे अमित है, सुमित है, अनिल है एंड सुनील है। हमारे पास 4 ही नाम है, अमित, सुमित, अनिल, सुनील। इन 4 नाम से हमको 20 बच्चों को पुकारना है, इंडिविजुअली पिन पॉइंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं अमित, सुमित, अनिल, सुनील 4 जनों को नाम देता हूं तो 4 ही बच्चों के नाम दे पाऊंगा, बच्चे 16 बच्चों का कोई नाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं उनको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके नहीं बुला सकता। दूसरा क्या ऑप्शन है कि हम 2-2 नाम का कॉम्बिनेशन बना ले, 2-2 नाम का कॉम्बिनेशन बना ले, बाइनोमियल कर ले। जैसे कि हमारा अक्सर सबका नाम ऐसे ही होता है, आपके सबके इस तरह से नाम है, किसी के नाम के आगे सरनेम शर्मा लग रहा है, किसी का कुछ और लग रहा है ना, हाँ। तो इसी तरह से जो है हम भी यहाँ पे दे देते हैं कि भैया एक नाम दे दिया अपन ने अमित, अमित के साथ में चारों चीजों को लेना, अमित के साथ अमित, फिर अमित के साथ सुमित, ठीक है, फिर अमित के साथ सुनील या अनिल ले लीजिए, और फिर अमित, सुनील। 1, 2, 3, 4 नाम हो गए। ठीक है, दूसरी जगह अमित को रिप्लेस कर दीजिए आप सुमित से, तो यहाँ आ जाएंगे सुमित, सुमित अमित, सुमित सुमित, देन हो गया सुमित अनिल एंड सुमित सुनील। तो इस तरह से हमारे पास मतलब हमने पहली बार के अंदर अमित लिया, दूसरी बार में हमने सुमित लिया, तीसरी बार में हम अमित के साथ अनिल ले लेंगे, यहाँ पे अनिल लिख देंगे और यहाँ पे सुनील लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, वी विल हैव 16 कॉम्बिनेशन। 16 कॉम्बिनेशन को हम 16 स्टूडेंट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। फिर भी 4 बच्चे ऐसे हो गए जिनका कोई नाम नहीं है, 4 स्टूडेंट्स जिनको हम कोई स्पेसिफिक नाम से नहीं बुला पाएंगे, तो 2 का कॉम्बिनेशन भी सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो उसका हमको कोई फिर तीसरा ऑप्शन लेना पड़ा है ना। तो हम इसको अपन अगर क्या कहते हैं मैथमेटिकली समझे तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस है, अगर 2 के कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो 4 टू द पावर 2 लिख देंगे, है ना, एग्जैक्ट नंबर डालने के लिए। 4 टू द पावर दैट इज 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हम 3-3 का सेट लेंगे, ठीक है, जैसे ए ले लिया, या ए यू जी ले लिया, या ए जी यू ले लिया, या ए सी जी ले लिया, इस तरह से अगर हम 3-3 का सेट अगर एक एक कोडोन माने तो हमारे पास ये हो जाएंगे 4 टू द पावर 3 दैट इज 4 into 4 into 4 दैट विल बी 64। नाउ प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब आप सिंगल अल्फाबेट लेते हैं तो आपके पास 4 ही कॉम्बिनेशन आते हैं, अगर आप 2-2 का सेट लेते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन है, 3-3 का लेते हैं तो स्ट्रेट अवे 64 हो गए। 64 नाम से हम 20 अमीनो एसिड को कैसे स्पेसिफाई करें? तो किसी ने सजेस्ट किया साहब कुछ को तो आप 1-1 से ले लीजिए और कुछ को उसको आप मतलब कुछ को तो आप एडिनिन से, थायमिन से, साइटोसिन से और ग्वानिन, एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन से बुला लीजिए, और कुछ को आप एडिनिन 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 साइटोसिन, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन यूरेसिल, फिर साइटोसिन एडिनिन, साइटोसिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन यूरेसिल, फिर क्या कहते हैं साइटोसिन, साइटोसिन नहीं, साइटोसिन तो हो ही गया, यूरेसिल से यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल साइटोसिन, यूरेसिल ग्वानिन एंड यूरेसिल यूरेसिल, एंड देन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, इस तरह से कर लीजिए तो 16 ये और 4 ये हो जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर अपन इस तरह से बिलीव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाउ विल टीआरएनए नो कि हमको यहाँ पे सिंगल का कॉम्बिनेशन लेना है या डबल का कॉम्बिनेशन लेना है? तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु पुट देयर आर्गुमेंट। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए इसको, व्हाट इज ब्यूटीफुली टेक्निकल लिटरेचर वाली लैंग्वेज में लिखा है, देखिए, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। रिप्लिकेशन में तो क्या था, एक डीएनए को अपन को आरएनए बनाना था, दैट वाज मच इजी। Hence, the process was easy to conceptualize on the basis of complementarity.
हमको मालूम है कि एडिनिन है तो उसके ऊपर अगर रिप्लिकेशन है तो थाइमिन लगेगा, साइटोसिन है तो उसके ऊपर ग्वानिन लगेगा, ग्वानिन है तो उस पर साइटोसिन लगेगा, एंड थाइमिन है तो उस पर एडिनिन लगेगा। ट्रांसक्रिप्शन होना है तो एडिनिन पे यूरेसिल लगेगा, साइटोसिन पे ग्वानिन लगेगा, ग्वानिन पे साइटोसिन लगेगा, एंड क्या कहते हैं थाइमिन के ऊपर एडिनिन लगेगा। तो इट वाज वेरी क्लियर, वहां हमसे कोई गलती हो ही नहीं रही है। The process of translation require transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid. Polymer of nucleotide क्या हो सकते हैं? वो polymer of nucleotide can be DNA और polymer of nucleotide can be RNA। और हमको precisely मालूम पड़ा है कि it is RNA। अभी हमको मालूम है कि ये आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो अमीनो एसिड्स का है। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 16, अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 13, ऐसे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड लग रहे हैं एक दूसरे के साथ में एक चेन के अंदर। तो व्हाट डिसाइड कि कौन सा वाला अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे? व्हाट डिसाइड? वो आरएनए के अंदर मिलने वाले एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन की कॉम्बिनेशन ही डिसाइड कर रही है। क्यों, कैसे मान रहे हैं हम? अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए यूरेसिल की जगह अगर साइटोसिन आ जाता है, तो यहाँ प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इवन वन नाइट्रोजन बेस इज चेंज इन द आरएनए, तो वहाँ प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो ना हो, ये नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस डिसाइड कर रही है कि कौन सा टाइप का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसी चीज का एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है नीदर डज द कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो 4 ही है और अमीनो एसिड 20 है। नॉर कुड बी ड्रॉन थियोरेटिकली, नहीं हम उसको ना तो हो सकता है डायरेक्टली, क्योंकि 4 अमीनो एसिड, 4 नाइट्रोजन बेस 20 अमीनो एसिड को कैसे कोड करेंगे, ये तो न तो हमको ये समझ आ रहा था, और नहीं हम थियोरेटिकली कुछ इमेजिन कर पा रहे थे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो though to support the notion that change the nucleotide were responsible to change in the amino acid in protein, ये तो बात क्लियर हो गई थी। ये बात तो हमको समझ आ गई थी कि अगर नाइट्रोजन बेस के नंबर में या सीक्वेंस में कहीं पे कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके कारण होने वाले प्रोटीन का एक्सप्रेशन भी जो चेंज हो जाता है। तो इट इज क्लियर कट और क्लियरली टेलिंग अस और मेकिंग अस रियलाइज दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आरएनए के अंदर है वही डिसाइड करेगी कि प्रोटीन कैसे बनने वाला है उसके कारण, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी मेड आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी चेंज हो जाता आरएनए की सीक्वेंस में, आरएनए के ऑर्डर में, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन के ऑर्डर में अगर कोई चेंज होता है तो दैट इज ब्रिंगिंग द चेंज इन प्रोटीन। इसका मतलब definitely there is some relation between the nitrogen based sequence in the RNA and the amino acids, type of amino acid which are making, and type as well as the number of amino acid which are taking part in the protein। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो उससे क्या बोल रहे हैं हम आगे देखिए, दिस लेड टू अ प्रपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका मतलब यह है कि आरएनए जो है वो किसी न किसी तरीके से कुछ कोड लिख रहा है और उस कोड को पढ़ के ही जो है प्रोटीन डिसाइड हो रहा है। अच्छा, आप लोग सभी जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं, और व्हाट्सएप के अंदर आजकल एक वर्ड, अगर आपने कभी भी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है या बीच बीच में व्हाट्सएप के अंदर कई बार मैसेज आता है दैट द मैसेज इन द व्हाट्सएप आर एनक्रिप्टेड। ठीक है, व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन? कोई बता सकता है मुझे एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? वहां लिखा आता द द मैसेज या जो भी आप फोटो, पिक्चर, सॉन्ग जो भी कुछ आप भेज रहे हैं वो सब एनक्रिप्ट होकर के जाता है, एनक्रिप्टेड। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, converting some sort of data into some code. हाँ, मतलब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए हम 4:01 के ऊपर अपन ने कोई मैसेज भेजा, 4:01 पे आप जो कोई मैसेज भेज रहे हैं उस टाइम अगर ए है तो वो ए के फॉर्म में नहीं जा रहा होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा है कैट, है ना, किसी चीज का आंसर है कैट, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर कैट है, ठीक है, तो आपको लिखना था कैट। लेकिन जब ये मैसेज ये वायर में जा रहा होगा या हवा में जा रहा होगा, अगर मान लीजिए कोई इसको यहाँ से डिकोड करना चाहेगा तो इसको ये वर्ड कैट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हो सकता है सी जो है वहां पे आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए जो है वहां पे डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और टी उस टाइम जो है वो के से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है,
तो उन लोगों के पास में कोई कोड है जो उन्होंने इस तरह से बना रखे हैं। 4:01 के ऊपर अगर आपने कोई वर्ड यहाँ से भेजा है, वो कैट जो है वो इस फॉर्म में जा रहा, RDK के फॉर्म में। RDK इज नॉट ए वर्ड, और उसको कोई अगर कैच भी कर लेता है तो वो कभी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि इट इज स्टैंडिंग फॉर कैट। जो जैसे वो दूसरे पर्सन के पास जाता है, जैसे वो RDK के फॉर्म में वहां पे गया, उसी टाइम में उसको डिक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करके वो मानेगा, क्योंकि उनके प्रोग्राम में ये उस टाइम है 4:01 पे जो मैसेज गया उस पर, कि भैया वो जो RDK के फॉर्म में भेजा है उसको वहां पे एनक्रिप्ट करना है, वो क्या होगा, तो वो CAT हो। 4:02 पे ये कोड चेंज हो जाएगा। फिर C जो है वो R की जगह पे मान हो सकता है P हो सकता है कोई नंबर 3 हो जाए, कोई हो सकता है नंबर 8 हो जाए, हो सकता है कि J हो जाए, हो सकता है कि सेमीकोलन हो जाए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कीप चेंजिंग, और इस कारण से कोई उसको समझ नहीं पाएगा। सेम इज ट्रू विथ ऑल द बैंक ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं। बैंक हमसे पासवर्ड पूछता है, बैंक हमसे आईडी पूछता है, आईडी पासवर्ड जो जा रहे होते हैं हवा में। तो देखिए ये तो सब चीजें क्या है, ये मैसेज तो हवा में है, एनीबडी कैन डिकोड देम। अगर वो इतना आसान होता तो हवा में जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर किसी को वो डिवाइस मालूम है, किसी को वो तरीका मालूम है, तो कोई भी उसको कैच कर सकता था। लेकिन ये सारे मैसेजेस जो है एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहे हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहे हैं। तो अगर उसको कोई कैच भी कर लेगा, उसको कोई कोई रिसीव भी कर लेगा, तो ये उसकी कोई काम का नहीं है जब तक कि उसके पास डिक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है उसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, चलिए डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट को अभी छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो जो जो कोड है वो ऐसा है कि उसको केवल सर्टेन चीजें ही समझ सकती है। हमारे बॉडी का जो कोड है, उस कोड को केवल DNA और राइबोसोम्स एंड tRNA ही समझ सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो जेनेटिक कोड है उसको केवल RNA के अंदर कोड होगा, और उसको राइबोसोमल RNA, या हम इसको सादा से राइबोसोम कह देते हैं, राइबोसोम्स एंड tRNA यही समझ सकते हैं। तो tRNA देखेगा कि कोड क्या है, अकॉर्डिंगली इट विल ब्रिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड। मान लीजिए एमिनो एसिड 16 ले आया, उसने दूसरे वाले को पढ़ा, उसको मालूम पड़ा ये एमिनो एसिड 6 नंबर का है। फिर उसने तीसरे को पढ़ा, उसको मालूम पड़ा ये एमिनो एसिड 4 नंबर का आएगा। उसके बाद उसने पढ़ा कि एमिनो एसिड 20 नंबर का आएगा, है ना। हो सकता है कि एमिनो एसिड 20 नंबर जो है 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरह से जो होगा, तो वो tRNA रीड करता है उसको, एंड RNA जो है उनको केवल ज्वाइन करता चल जाता है। So the tRNA has an ability to read the code which is there on the RNA. Now how it reads, it is a very important thing. तो वो कैसे पढ़ेगा, वो उसको कैसे समझेगा, तो ये इसके ऊपर जो है साइंटिस्ट लोगों को चक्कर आ गए। ठीक है, काफी समझने में उनको टाइम लग गया। तो ये लिखा है, देखिए, इफ डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है, DNA, RNA, इसको समझना जो है अगर वो हमारे लिए मुश्किल रहा था, इफ डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज एक्साइटिंग, उसमें हमको काफी मजा भी आ रहा था। वो तो थ्योरेटिक, वो तो स्टोरी के जैसे चला, क्योंकि हमने जाना है कि भाई 1902 में जो है सटन एंड बाउरी प्रपोज दे रहे हैं आइडिया कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। उसके बाद हमने क्या कहते हैं वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने जो है मैक्लॉयड वेबरी, मैक्लाइड एंड मैकार्टे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। फिर ये सब तो एक्सपेरिमेंट मतलब एक स्टोरी के जैसे चल रहे थे, इनको हमने बड़ी आसानी से समझ लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दैट वाज एक्साइटिंग, क्योंकि वो एक स्टोरी के जैसे चल रही थी हमारे दिमाग। लेकिन ये इतना एक्साइटिंग नहीं है, ये कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है। देखिए, प्रपोजिशन एंड डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। क्यों चैलेंजिंग? क्योंकि पहली बात देख नहीं सकते DNA को, दूसरी बात आप देख करके पढ़ ही नहीं सकते उसके ऊपर कोड क्या लग रहा है, तीसरी बात आप कोई रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि 4 नाइट्रोजन बेस कैसे 20 एमिनो एसिड को। बच्चे ये डोर बंद कर दे बेटा। ओके, 4 नाइट्रोजन बेस कैसे 20 एमिनो एसिड को कोड करेंगे, दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस। ठीक है, तो इस कोड को, इसको समझने में हमको जो है कई सारे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, कई सारे साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब वो कौन कौन थे और उनका क्या क्या रोल था उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें क्या क्या लिखा है कि इट वाज वेरी इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम द सेवरल डिसिप्लिन। उसमें हमको फिजिसिस्ट की भी जरूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट की भी जरूरत पड़ी, बायोकेमिस्ट की भी जरूरत पड़ी, जेनेटिसिस्ट की भी जरूरत पड़ी। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस की जो है साइंटिस्ट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसमें फिजिक्स का साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें बायोकेमिस्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें जेनेटिसिस्ट भी इन्वॉल्व है। इट वाज जॉर्ज गैमो जो कि एक फिजिसिस्ट है, who argued since there are only 4 bases and they have to code for 20 amino acids, the code should be constituted of a combination of bases। ये तो बात क्लियर हो गई कि 4 नाइट्रोजन में अकेले अकेले करके 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, तो आपको उनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ना। 4 4 टू द पावर 1 होता है तो केवल 4 ही अमीनो एसिड्स को कोड कर पाएंगे। 4 टू द पावर हो जाएंगे तो 16 हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगा तो 16 अमीनो एसिड को वो कोड कर पाएगा। लेकिन अगर 3-3 का सेट बना लेते हैं तो ये 64 हो जाते हैं, तो वो 64 अमीनो एसिड्स को कोड कर पाएंगे, 64 अमीनो एसिड को। और जॉर्ज गेमो ने यही कहा, 1 और 2 वाला सही नहीं बैठ रहा है, 3 वाला लेना पड़ेगा। तो किसी ने जवाब दिया उसको कि भैया 3 वाला कैसे लेंगे, 3 में तो 64 कॉम्बिनेशन हो जाती हैं और अमीनो एसिड तो 20 ही है हमारे पास। तो क्या हो, तो उस बंदे ने ये कहा कि इट मे बी पॉसिबल दैट मोर देन one code can be standing for one amino acid. So he suggested the order of all 20 amino acids. The code can be made up of 3 nucleotides and it was bold proposition। ये जो उसने देखिए, अभी कोई देख नहीं रहे, हमको दिख नहीं रहा है, तो ये bold proposition है उनका, ये कह देना because permutation combination of 4 to the power 3 that is 4 into 4 into 4 जो है वो 64 कोड्स को जनरेट करता है। तो जनरेशन ऑफ many more codon than the required कितने है, 20 है, बने कितने 64। अब ये तो प्रोपोजिशन, ये तो पोस्टुलेशन है, ये तो हमारे आइडियाज हैं जो हमने लेबोरेटरी में बैठ के डिसाइड कर लिए, जो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा। लेकिन साइंस तो बिलीव करती है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, प्रूफ के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, तो हमको एविडेंस लेकर के आना था। ठीक है, प्रोवाइडिंग द प्रूफ that codon was a triplet was more daunting task। वो ज्यादा असर खा पाने वाला काम है। ठीक है, and chemical method developed by the Hargobind Khorana was an Indian scientist who was working in USA was है ना, हरगोबिंद खुराना का कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। क्या है उनका रोल, हम देखते हैं। ओके, instrumental in the synthesis of RNA molecule with a defined combination basis of homopolymers and copolymer। मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने जो है वो क्या करा है, आरएनए मॉलिक्यूल विद द डिफाइंड कॉम्बिनेशन को यूज करके उन्होंने ये पता करने की कोशिश करी कि उसके कारण कौन सा एमिनो एसिड आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं CCC और हम देखेंगे कि उसके कारण अमीनो एसिड कौन सा काम है। तो उन्होंने उस मेहनत से जो है ये बताया कि जैसे CC स्टैंडिंग फॉर प्रोलाइन। ठीक है, जैसे UUU है, UUU किसके काम आ रहा है, तो उन्होंने बताया अपने कॉम्बिनेशन से कि UUU इज एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर फेलेनाइन। ठीक है, तो ये एक उनका मतलब, क्योंकि उन्होंने एक मेथड डेवलप करा था जिसमें हम नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस अपनी मर्जी का बना सकते हैं। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आया मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बनाया। सेल के बाहर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे, यूजिंग द सेम एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि कोई प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है तो आप उसको कैसे स्टडी कर पाएंगे, अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप ले जाएंगे तो सेल्स मर जाएगी। तो आपको कोई ऐसा मेथड डेवलप करना है जो सेल के बाहर हो, तो मार्शल नीरेनबर्ग का कंट्रीब्यूशन ये है। मार्शल नीरेनबर्ग ने जो है वो सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप करा। अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है सेवेरो ओका। ठीक है,
enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in the polymerizing RNA and defining the sequence. ठीक है, in a template independent manner. तो ये इनके अलग अलग साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं. दोबारा से देख लेते हैं पीछे क्या दिया. वो हरगोबिंद खुराना साहब का नाम दे रखा. हरगोबिंद खुराना साहब ने क्या करा, प्रोवाइडिंग द प्रूफ दैट कोडोन वाज अ ट्रिपलेट was more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khurana क्या काय का बनाया, in the instrument of synthesizing RNA molecule with defined combination. ये तो काम था किनका, हरगोबिंद खुराना का. हरगोबिंद खुराना का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने आरएनए के डिफरेंट कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस बनाना सीखा. मार्शल नीरेनबर्ग का जो है, मार्शल नीरेनबर्ग का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप करा. ये सेवेरो का इन्होंने शायद वो एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को निकाला होगा, उन्होंने उसका उनका यूज दिखाला होगा. उनका कोई पर्टिकुलर वर्क यहाँ पे दे नहीं रखा. चलिए, तो ये जो है इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से, इन्होंने अपने रोल से, इन्होंने अपने अपने जो मतलब जो कंट्रीब्यूट करा है डीएनए कोड करने के लिए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. अब आज हम इस स्थिति में कि हमको मालूम है कि वो 20 तरह के कोड कौन कौन से हैं, 20 तरह के क्या कहते हैं एमिनो फीचर आ रही है स्प्लिसिंग वाली, तो वो इस चीज को प्रूव भी कर रही है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो कभी प्रोटीन आरएनए रहा होगा. ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे जेनेटिक कोड के बारे में. लेट अस कंटिन्यू विद दैट. डॉक्यूमेंट ये तो कम से कम कंप्लीट करा दूं ना आज आपको. तो हमने 64 कोडोन्स देख लिए, समझ लिए कि वो कोडोन कौन कौन से हैं. कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा आसान था. ये हमने एक टेबल बनाई है. इस टेबल के अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड ले लिए और टॉप में भी हमने 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड ले लिए, है ना. 4 जो न्यूक्लियोटाइड किसी भी आरएनए में मिलते हैं वो क्या है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है एंड क्या कहते हैं एडिनिन है. हमको पता है कि उसमें थाइमिन नहीं मिलता. ठीक है, we know that थाइमिन इज एब्सेंट. तो ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड वहां मिल रहे हैं. यूरेसिल मिल रहा है, साइटोसिन मिल रहा है, एडिनिन मिल रहा है, ग्वानिन मिल रहा है. उन्हीं को यहाँ पे लिख देंगे, यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन. और तीसरे वाले को चेंज करते जाएंगे. तो इधर से यू और इधर से यू और तीसरा यू, फिर सी, फिर ए, फिर जी. ऐसे इधर से सी, उधर से यू और फिर यू सी ए जी. फिर यहाँ से एडिनिन, उधर से यूरेसिल और फिर यू सी ए जी. फिर यहाँ से ग्वानिन, उधर से यूरेसिल और फिर यू सी ए जी. इस तरह से हम लगाते चल जाएंगे. तो हमने जो है इनके जितने जो जो कोड होते हैं उनको यहाँ पे लिख लिया. अच्छा, आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी. देखिए समझते हैं कि 64 कोडोन्स है ना. 64 कोडोन जो है सारे के सारे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे. देयर आर 3 कोडोन जिनका कोई मतलब नहीं है. मतलब अगर मैं ऐसा कोई वर्ड लिख लेता हूँ, मान लीजिए TPR लिख देता हूँ या QAG लिख देता हूँ, तो डू यू नो एनी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. या अगर मैं लिख देता हूँ GTP, खैर हमारा किसी उसका शॉर्ट फॉर्म भले ही हो सकता है, लेकिन GTP कोई वर्ड नहीं है ना. गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट आप मान लेंगे, लेकिन ये तो कोई जगह एब्रीवेशन है. डायरेक्टली ये कोई वर्ड नहीं है ना. ऐसे देर आर सम कॉम्बिनेशन जिसका कोई मतलब नहीं है ना. तो वो जो कॉम्बिनेशन जिनका कोई मतलब नहीं है वो यहाँ पे दे रखे हैं. देखिए
UAA, UAG and UGA, जब ये किसी जगह पे लगे हुए आ जाते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर अपन कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, द कोडोन इज ट्रिपलेट 61 कोडोन कोड्स फॉर एमिनो एसिड। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जो है पढ़ रहे होते हैं और मान लीजिए QQT लिखा हुआ होता है ना, QQT स्टैंडिंग फॉर नो वर्ड, तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं ये क्या लिखा है, और फिर हम रुक करके इधर उधर देख रहे होते हैं, हम डिक्शनरी खोल रहे होते हैं, उसका मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, कहीं और पता कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे गूगल पे जा रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं, पता पड़ता है कि नहीं है, तब हमको कंफर्म हो जाता है कि तो गलती से लिखा है, तब हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो TRNA है वो जैसे यहाँ पे आता, जिस जगह पे ये 3 नाइट्रोजन कॉम्बिनेशन रखे हैं, 3 कोडोन का कॉम्बिनेशन रखा है, तो TRNA उनको पढ़ नहीं पाता, और वो कोई गूगल पे नहीं जाएगा, वो कोई डिक्शनरी नहीं ढूंढेगा, वो प्रोसेस को वहीं टर्मिनेट कर देगा, बोले यहीं पे यहीं तक है हमारा काम, और वो प्रोसेस को वहीं पे रोक देगा। तो इनको 3 को हमने कहा है स्टॉप कोडोन। तो 64 में से 3 का तो कोई मतलब नहीं है, तो बचे कितने, 61। तो 61 कोडोन जो है वो अलग अलग एमिनो एसिड के लिए स्टैंड करते हैं। 3 कोडोन जो है वो, उनको हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं, या हम उनको स्टॉप कोडोन कहते हैं। यहाँ सेलिएंट फीचर लिखे हैं, मेंशन करते हैं, देखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड दैट आर एज फॉलोज। क्या है पहला, कि कोडोन इज ट्रिपलेट, कोडोन हमेशा 3-3 नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के होंगे, तो 3-3 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाएंगे तो टोटल 64 हो जाते हैं। आउट ऑफ द 61 कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड एंड 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, हेंस दीज आर नोन एज स्टॉप फंक्शन, स्टॉप कोडोन, है ना। आप इनको नॉनसेंस कोडोन भी सुनेंगे किसी जगह पे, आप इनको फंक्शनलेस भी करें। नॉनसेंस का मतलब यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे नॉनसेंस का मतलब क्या है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना। जब हम कहते हैं ना, मतलब कोई क्या नॉनसेंस बकवास कर रहा है, बकवास का मतलब क्या है, कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब कोई कोई कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो हम कहते हैं बकवास। तो यहाँ पे भी कुछ कोडोन ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो किसी एमिनो एसिड के लिए स्टैंड नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। अगर आप एक कोडोन के लिए ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं GUG, है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं GUG, तो ये GUG विल ऑलवेज स्टैंड फॉर वैलिन, है ना। एक सेल में, दूसरे सेल में, 5वीं सेल में, 8वीं सेल में, पूरी बॉडी में कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो हमेशा उसी के लिए स्टैंड करेगा। तो एक कोड विल ऑलवेज स्टैंड फॉर 1 एमिनो एसिड, तो इसको हम कहते हैं अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। ठीक है, वन कोड, वन कोडोन कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। लेकिन उसका जस्ट उल्टा है दूसरा वाला कोड, देखिए, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, चाहे वो आप GUU लिख लो, चाहे GUC लिख लो, चाहे GUA लिख लो, चाहे GUG लिख लो, दे ऑल स्टैंड फॉर वैलिन। ठीक है, मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोडोन जो है वो केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। एक कोडोन केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, वो सेकंड पॉइंट है। लेकिन एक से ज्यादा कोडोन जो है किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए हो सकते हैं, वो थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट को हम कहते हैं डीजनरेट। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, mRNA के अंदर, सपोज दिस इज द mRNA, और यहाँ पे हमारे ये कोडोन लिखे हैं, तो हम इनको कंटीजियस फैशन में पढ़ेंगे, हम इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। हम इस ऐसे नहीं कि स्किप करके पढ़ लें या कहीं पर रुक जाएं। अगर यहाँ पे लिखा है A C U G, तो हम इनको कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि अरे यहाँ पे A 3 बार आ रहा है, इसको हटा दो, 2 यहाँ से ले लो और 1 यहाँ से ले लो, या 1 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो, ये बीच में 1 को छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते हम, दिस इज नॉट पॉसिबल, दे शुड बी रेड इन द कंटिन्यूस फैशन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पॉइंट नंबर 3। ठीक है, 3 नहीं, ये 4th पॉइंट हो गया। द कोडोन्स आर रेड इन द मैसेंजर RNA कंटीजियस फैशन एंड हैव नो पंचुएशन। कहीं पे बीच में कॉमा नहीं लग रहा, कहीं पे कोई स्किप नहीं है, कहीं पे सेमीकोलन नहीं है, कहीं कोलन नहीं है, कहीं पे अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। आपको उनको लगातार में पढ़ना है।
देन नेक्स्ट क्या है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अगर हम पढ़ रहे हैं कि ये GCG जो है वो एलेनाइन के लिए स्टैंड कर रहा है, तो चाहे वो बकरी में हो, चाहे गधे में हो, चाहे इंसान में हो, चाहे कुत्ते में हो, चाहे नीम के पेड़ में हो, चाहे अमरूद के पेड़ में हो, चाहे गुआवा के पेड़ में हो, चाहे किसी घास में हो, चाहे वो छोटे से छोटे किसी ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म में हो, वो हमेशा एक ही रहते हैं, वो यही रहेंगे। ठीक है, देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट इन सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स। किसी प्रोकैरियोट्स के अंदर, नॉट इन प्रोकैरियोट्स, सम ऑफ द प्रोटिस्ट, किसी प्रोटिस्ट के अंदर ये डिफर कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि प्लास्टिड के अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए होता है, तो वहां पे कहीं कहीं पे डिफरेंस दिख रहे हैं, बाकी अदरवाइज ये यूनिवर्सल है। तो देखिए, कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नॉट कंप्लीटली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू विल ऑलवेज स्टैंड फॉर फेलेनाइन। ठीक है, some exception to this rule have been found in the mitochondrial codon and some of the protozoans. तो इसका कुछ एक्सेप्शन हमको मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ मिल रहा है हमको प्रोटोजोन्स में, बाकी सब जगह पे ये एक जैसी बात है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम किसी भी जानवर का, किसी भी प्लांट का, किसी भी जगह का डीएनए हम किसी में भी लगा सकेंगे। ठीक है, एंड इट विल कोड फॉर द सेम थिंग एक्सेप्ट फॉर दीज टू पीपल। जैसे किसी प्रोटोजोन का क्योंकि डिफर कर रहा है, तो आपने उसका कोडोन लेकर के इंसान में डाल दिया, तो वो कुछ का कुछ मीनिंग ला सकता है। अगर मान लीजिए पेप्सिन बनाने वाला आपको कोडोन चाहिए और इंसान में नहीं मिल रहा है, आपको कोई गाय से लेना है तो आप गाय से ले सकते हैं, आपको कुत्ते से लेना है तो कुत्ते से ले सकते हैं, है ना। द प्रोटीन पेप्सिन विल बी एग्जैक्टली सेम विच इज फाउंड इन द क्या कहते हैं, जो डीएनए के अंदर है वो वैसा का वैसे ही बनेगा। तो ये एक खासियत हो गई, इसका एक फायदा हो गया। एंड ये एक बात को और बता रहा है कि ये इवोल्यूशन के ऊपर भी हमारा जोर दे रहा है। अगर हम अलग अलग जगह से बने होते हैं, फर्ज कीजिए कि आज जितने रिलीजन है उस हिसाब से सोचते हैं कि भैया हमको तो फलाने भगवान ने बनाया, और कुत्ते को फलाने भगवान ने बनाया, और गाय को फलाने भगवान ने बनाया, और गधों को फलाने भगवान ने बनाया। तो दुनिया में हर जानवर या अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग गॉड ने क्रिएट किए होते हैं, तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक जैसा नहीं हो सकता था, उनके अंदर जेनेटिक कोड तो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये इवोल्यूशन को भी वो बता रहा है कि मतलब हम एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, सिंस वी आर इवॉल्व फ्रॉम वन अनदर वी हैव गॉट सेम कोड। ठीक है, अब प्रोटोजोन्स के अंदर कहीं कहीं पे हो सकता है इवोल्यूशन हो गया, म्यूटेशन हो गया होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो गया होगा, है ना। ज्यादातर के अंदर तो मतलब इट्स नियरली यूनिवर्सल, मतलब बाकी सब में तो एक जैसा ही है। अच्छा, एक छठा पॉइंट है दैट AUG इज ड्यूल फंक्शन। अगर किसी भी मैसेंजर आरएनए में अगर शुरू में AUG लग रहा है तो वो स्टार्टर के जैसे होगा इन द बिगिनिंग, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर कि AUG जो है वो स्टार्ट पॉइंट दिखा रहा है ना। और ये तीन जो थे UGA, UAG एंड UUU, वो जो है वो कोडोन लास्ट थे, टर्मिनेटर थे। तो AUG जो है वो स्टार्ट कोडोन के जैसे भी काम करता, और अगर बीच में कहीं आ गया तो वो मिथेनाइन के लिए फंक्शन करेगा। It code for methionine that is met and it also acts as a initiator codon. तो किसी भी मैसेंजर आरएनए के अंदर हाउ विल tRNA नो कि हमको प्रोसेस कहाँ से शुरू करना है, पहले वाले को छोड़ना है कि इंक्लूड करना है, एक नाइट्रोजन बेस लेना है, छोड़ना है, 2 छोड़ने हैं, 5 छोड़ने हैं, 100 छोड़ने हैं, 1000 छोड़ने हैं, कितने छोड़ने हैं, कहाँ से प्रोसेस शुरू करना है। तो इट विल लुक फ्रॉम द 5 एंड इट विल बिगिन, फ्रॉम द 5 एंड इट विल बिगिन। यहाँ 5 एंड है तो इसको बिगिन करता जाएगा, ढूंढता जाएगा, और मान लीजिए इसको फर्स्ट AUG यहाँ मिला है तो प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। इससे पहले के सारे बेकार हैं, इनको कोड नहीं करना है। ठीक है, AUG जहाँ मिला, और अगर वो जो 3 स्टॉप कोडन है, मान लीजिए UAG यहाँ मिला, तो यहाँ पे आकर प्रोसेस को बंद कर दो। तो ये AUG जो है उसका 2 नेचर है, वो मिथेनाइन की जैसे भी एक्ट करेगा और वो इनिशिएटर कोडन की जैसे एक्ट करेगा। तो ये 6 पॉइंट है, आपको ऐसे ही याद करना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है कि देयर आर ओनली 61 मतलब कोडोन्स हमेशा ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडोन्स हैं, 3 जो है वो नॉनसेंस है। 64 में से कोडोन जो होते हैं वो 1 कोडोन जो है वो हमेशा 1 अमीनो एसिड को ही कोड करेगा,
है ना, वो उसका एक्सेप्शन अपन को यहाँ पे मिलेगा, दैट इज नियरली यूनिवर्सल, वहां पे कहीं पे जाके एक्सेप्शन हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी राइट फ्रॉम द प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग दे आर कोडिंग फॉर ऑलवेज फॉर द सेम। फिर हमने ये पढ़ा है कि एक एमिनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। देखिए ये 4 जो है वो ग्लाइसिन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, ये 2 जो है ग्लूटामिक एसिड के लिए, 4 एलेनाइन के लिए, ये 4 वेलिन के लिए, ठीक है। तो एक से ज्यादा एमिनो एसिड मतलब एक एमिनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। इस नेचर को हम कहते हैं डीजेनरेट। क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीजेनरेट नेचर ऑफ द कोडोन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ द और स्पेसिफिक नेचर ऑफ द कोडोन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्यूल नेचर ऑफ द क्या कहते हैं कोडोन और यूनिवर्सल नेचर ऑफ ए कोडोन। तो इन पॉइंट्स को आपको समझना है, ये और ये, ठीक है, ड्यूल फंक्शन। तो इनको आपको याद करना है अच्छे से। तो डीजेनरेट का मतलब क्या हो गया कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। और फिर ये तो एक सिंपल सा है, दैट इज दिस इज ऑलवेज रेड इन अ कंटीजियस फैशन। उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं देना, कहीं रुकना नहीं है, किसी को छलांग नहीं मारना है, किसी को छोड़ नहीं देना है, किसी को जंप नहीं करना है, उनको उनमें कोई इंट्रॉन एक्सॉन्स का चक्कर नहीं है। और उसके बाद क्या है, द कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेके हाईएस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग तक वो सेम होते हैं, है ना, except in some of the mitochondrial codon and some of the protozoal codon। और AUG के जो है वो 2 फंक्शन है, वो अगर फर्स्ट पोजीशन पर लग रहा है तो वो स्टार्टर हो गया, और अगर बीच में कहीं लग रहा है तो वो मेथियोनाइन के लिए कोड कर रहा है। तो ये हमने आज कोडोन तक पढ़ लिए। नेक्स्ट टुमारो की क्लास के अंदर हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू और सर। हाँ, और अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि सर हमको MCQ टेस्ट भी देना है फर्स्ट यूनिट का। तो अगर ऐसा है तो सैटरडे ले लूं मैं, फिर मेरे को पेपर बनाने की टाइम चाहिए। यस सर। आप ही की आवाज आ रही है, और किसी की तो आ नहीं। सर सर जो चैप्टर 4 का टेस्ट आपने लिया था उसके आपने मार्क्स तो बताए ही नहीं। हाँ, चैप्टर 4 का टेस्ट जो है मैंने लिया, वो क्या हुआ कि वो मैंने उनको सेव किया, वो किसी मतलब मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा किसका है। चलो मैं ढूंढूंगा उनको, और कुछ को मैंने डिलीट कर दिया, मैं देखता हूँ उसको। तो 3 जनों का चेक हो गया, एक किसी का बचा हुआ है। I'll send जिनका चेक हो गया ग्रुप उनको। पे मत भेजना, हाँ जी, ग्रुप पर मत भेजना। ग्रुप पे नहीं भेजूं? कौन बोल रहा है? नहीं सर, ऐसे तो सबके मार्क्स पता पड़ जाएंगे ना। हाँ तो पता पड़ना चाहिए ना, कंपटीशन तो नो तभी सर। होगा। नहीं सर। हाँ, तभी तो कंपटीशन होगा, तभी तो आपको वहाँ एलएन पे तो पूरी लिस्ट लग जाती है सबकी एट द एंड ऑफ द वीक। मंडे को ही लग जाती है, तो संडे वो को अलग टेस्ट। है, ये अलग है। अरे तो तभी तो आदमी पढ़ता है, बोलेगा अरे मैं मेरा ये आया, अच्छा अगली बार देखो मैं फोड़ कर रख दूंगा। चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं इंडिविजुअली भेज दूंगा आपको। ओके, थैंक यू गुड सर। डे चिल्ड्रन, थैंक यू सर। वेलकम।